Hey dear students, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. स्टूडेंट्स, जो मेरा आज का लेक्चर है वो बीएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स 1 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम या टीएस डायग्राम, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और नियरेस्ट हीट लॉ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम डिस्कस करने से पहले अगर आपको याद हो तो हम पीवी डायग्राम बनाते थे। इधर हमने लिया था प्रेशर, इधर हमने लिया था वॉल्यूम। इसी की सेम हमने बनाना है। इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, इधर एंट्रोपी। ये T1 होगा, ये T2 और इधर S1 S2, ये आप ले लो F, ये पॉइंट ले लो E। ये हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल। ये है एडियाबैटिक, अगेन आइसोथर्मल। ये क्या है, एडियाबैटिक। ये हमारे पास एडियाबैटिक हो। तो अगर हम इसकी बात करें पीवी डायग्राम की, तो वही 4 ऑपरेशंस थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ऐसे ही हमने क्या बनाया है, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो ए बी हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल है, बी सी एडियाबैटिक, सी डी आइसोथर्मल और ये क्या है हमारे पास, एडियाबैटिक। तो जो ए बी लाइन है इट विल बी पैरेलल टू द एंट्रोपी एक्सिस, बी सी लाइन पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस, सी डी अगेन पैरेलल टू द एंट्रोपी और ए डी अगेन पैरेलल टू द एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक का। अब हमने क्या करना है, जैसे हम निकालते थे कि अगर हम Q1 अमाउंट लें, ठीक है, मान लो Q1 अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन AB। तो हमारे पास Q1 किसके इक्वल आएगा, Q1 आएगा जो एरिया है, एरिया किसके इक्वल है, एरिया ए बी एफ ई ए, इस एरिया के इक्वल है। ठीक है, और Q1 किसके इक्वल होता है, देखो हमने इससे पहले क्या किया था, चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और अगर मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, T इंटू डी एस, ये वैल्यू आएगी। इसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की टर्म में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है हमारे पास। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। जैसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ऐसे ही सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंट्रोपी जो है वो हमारी इंक्रीज होती रहती है यूनिवर्स के अंदर। तो एरिया हमारे पास Q1 के आ गया, एरिया ए बी एफ ई, और Q1 किसके इक्वल है, T इंटू डी एस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया ए बी एफ ई के इक्वल है, इस ड्यूरिंग टेम्परेचर कितना है, T1। तो T1
चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, S2 माइनस S1, ठीक है। ऐसे ही BC क्या है, एडियाबैटिक कर्व है, तो एडियाबैटिक कर्व्स आर कांस्टेंट एंट्रोपीज, प्रूफ कर चुके हैं हम, तो इस ड्यूरिंग तो एंट्रोपी के अंदर चेंज नहीं आएगा। अगेन आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट की जाएगी टू द सिंक, ठीक है, और वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ये वाला CDFED, सॉरी ऐसे होगा, ऐसे लेंगे ना हम, CFEDC ये वाला एरिया लेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, इस ड्यूरिंग टेम्परेचर कितना है, T2, ये T2 है, ये T1, तो T2 चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, S2 माइनस S1। अब अगर हम वर्क डन लें, कितनी जो हीट है वो कन्वर्ट हुई है वर्क डन के अंदर, तो वो किसके इक्वल आएगी, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 क्या होगा, S2 माइनस S1 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 S2 माइनस S1। अब आ जाओ जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की, कैसे लिखते हैं हम, ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1, W क्या था, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, T1 माइनस T2 S2 माइनस S1 बाय Q1 क्या था, ये रहा T1 S2 माइनस S1, इससे एक आंसर किसके इक्वल आ जाएगी एफिशिएंसी, ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय T1, या फिर 1 माइनस T2 बाय T1, विच इज सेम एज ऑब्टेन्ड इन PV इंडिकेटर डायग्राम। ये जो एफिशिएंसी है वो सेम है जैसे कि हम किसके अंदर लेते हैं, PV डायग्राम के अंदर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। नेक्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस, ठीक है। हम एक 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर करते हैं जहाँ पर PVT क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब हम 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो DQ अमाउंट ऑफ हीट है वो कहाँ यूज़ हो रही है, पार्शली तो यूज़ हो रही है टू रेज द टेम्परेचर थ्रू DT, ठीक है, और पार्शली कहाँ यूज़ हो रही है, पार्शली यूज़ हो रही है इन डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर एज गैस एक्सपेंड, जैसे गैस एक्सपेंड होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो DQ है पार्शली कहाँ यूज़ हो रहा था, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम फर्स्ट लॉ लें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग DQ किसके इक्वल होगा, DU प्लस DW, पार्शली कहाँ यूज़ हो रही थी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में, तो इसको हम ये लिख सकते हैं CVDT, ये हम कर चुके हैं, और DW किसके इक्वल होता है, PdV के। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। अभी मैंने बोला था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे लिखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग DQ किसके इक्वल होगा, TdS के, यही होगा। तो यहाँ से TdS क्या आ जाएगा, CVDT प्लस PdV, तो DS मेरे पास क्या आ जाएगा, CVDT बाई T प्लस PdV बाय T। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इंपॉर्टेंट है ये। एंट्रोपी निकालना है हमें, अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालें तो S2 माइनस S1, इस टर्म को इंटीग्रेट करके हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। अब हमें इसके लिए 3 एक्सप्रेशन करने हैं। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है, मैंने एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, किस टर्म में निकालनी है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन हम एज इट इज लिखेंगे, तो क्या आएगा, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड
टेम्परेचर निकालने के लिए एंट्रोपी हम क्या करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट, क्या आएगा S2 माइनस S1 इंटीग्रेशन लोगे आप जब, तो T1 T2 CV को आप बाहर ले लो इसी इक्वेशन में, CV dt बाई टी प्लस वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा V1 V2 P बाई टी dV। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, वॉल्यूम की टर्म में निकालना है तो मैं प्रेशर को रिमूव करूंगी इस टर्म में से। और हमें ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ से P की वैल्यू निकालो, P क्या आएगा RT बाई V। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को वैसे हम आगे भी यूज़ करेंगे तो लिख लेंगे। अब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। ds इज इक्वल टू क्या आ रहा था, CV T1 टू T2, इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन पूरी टर्म का हो रहा है ना, तो हमारे पास क्या आएगा dt बाई टी प्लस इंटीग्रेशन V1 टू V2 P dV की जगह पर RT बाई V dV इंटू टी था, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ds मेरे पास क्या आएगा, इसको देखो ये हमारे पास क्या है CV dt बाई टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा log बेस e, अपर लिमिट पुट करोगे T2 माइनस T1, तो हम log की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस r आउटसाइड आ जाएगा, ये क्या आएगा dV बाई v, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं log e V2 बाई V1। अब R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसको हम ये लिख सकते हैं CP माइनस CV। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास DS क्या आ जाएगा, अगर मैं R को यहाँ रिप्लेस कर दूँ क्या आ जाएगा CP माइनस CV। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या आई थी, हमने क्या कंसीडर की थी 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी मेरे पास ये आई, और अगर मैं 1 ग्राम के लिए चेंज इन एंट्रोपी लूँ तो M में कैपिटल M क्या ले लूँ, मोलिकुलर वेट ले लूँ, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूँगी M से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी आएगा 1 ग्राम के लिए। अगर हम पूरी इक्वेशन को 1 बाई M से डिवाइड कर दें तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा 1 ग्राम के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसके अंदर ये फर्स्ट इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके थे। ठीक है, और हमें जो एंट्रोपी है वो निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में, तो उसके लिए PV इज इक्वल टू क्या था RT, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो P dV प्लस V dP इज इक्वल टू क्या आएगा R dt। ठीक है, इसका T प्लस डी आर नहीं आएगा क्योंकि R क्या है गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू का जो हमारे पास वो होगा डी आर वो 0 होगा, तो वो टर्म हम नहीं लेंगे। यहाँ से P dV की वैल्यू निकालो, क्या आएगी P dV की वैल्यू R dt माइनस V dP। अब PV इज इक्वल टू RT था, यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू RT बाई P। ये वाली वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको 3 वाली जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ठीक है, क्या आएगा P dV इज इक्वल टू R dt माइनस V की जगह क्या आएगा RT बाई P dP। ठीक है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फोर्थ जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ये सब। तो क्या आएगा हमारे पास ds इज इक्वल टू CV dt बाई टी प्लस P dV क्या आ रहा है R dt बाई P dV की वैल्यू पुट किया, नीचे क्या आएगा T आएगा ना, P dV बाई T था, तो P dV R dt बाई T माइनस R T बाई P, T इसके साथ भी आएगा T dP, T से T कैंसिल हो जाएगा। अब ds मेरे पास क्या आएगा CV dt बाई T, किस टर्म में निकालना है हमें इसको
प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में यहाँ इंटीग्रेशन T1 टू T2 होगा प्लस R dt बाई टी था और ये क्या है R P बाई dP। अब जो ये R है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Cp माइनस CV dt बाई टी। इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, T1 से T2 होगा। इस R को आप एज इट इज लिखो एक बार, प्रेशर है ना P1 टू P2 dP बाई P। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, Cp dt बाई डी है और माइनस CV dt बाई टी है। इसको ओपन करो, ds हमारे पास क्या आ रहा था, ये चेंज इन एंट्रोपी था S2 माइनस S1 और इसका इंटीग्रेशन 1 to 2 कर रहे हैं हम। तो ये मेरे पास ds क्या आ रहा है, CV log बेस E T2 बाई T1 प्लस ये क्या आएगा, Cp log बेस E T2 बाई T1 माइनस CV log बेस E T2 बाई T1 माइनस R log बेस E P2 बाई P1। ठीक है, तो CV और CV ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, S2 माइनस S1 क्या आएगा, Cp log E T2 बाई T1 क्या आ रहा था, ये नेगेटिव में था, माइनस R को आप क्या कर सकते हो, Cp माइनस CV लिख सकते हो, log E P2 बाई P1। ठीक है, ये क्या है एंट्रोपी, 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए करते हैं तो m मोलिकुलर वेट ले लेते हैं, तो मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, 1 बाई m और ये सारी टर्म एज इट इज, Cp log E T2 बाई T1 माइनस Cp माइनस CV log E P2 बाई P1। ठीक है, तो ये था हमारे पास एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास ये आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, और PV इज इक्वल टू क्या है, RT। हमें किस टर्म में निकालना है, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में। प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में निकालेंगे तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी PV बाई R। ठीक है, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू क्या आएगा, RdT। यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लो, dt इज इक्वल टू PdV प्लस VdP बाई R आ जाएगा दोनों टर्म में। ठीक है, अब ये वैल्यू और t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो मेरे पास ds क्या आएगा, ds आएगा CV dt बाई टी, क्या है dt बाई टी, P बाई R dt, ये था ना पूरा dt यही है, P बाई R dV प्लस V बाई R dP बाई T। यहाँ पर भी T आएगा, यहाँ पर भी T आएगा, प्लस P dV बाई T। T की जगह क्या आ जाएगा, PV बाई R। P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन थी ds इज इक्वल टू CV P dV है ना, RT। PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो RT की जगह PV पुट कर सकती हूँ मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, PV प्लस VdP, अगेन PV पुट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, dV बाई V और R एज इट इज़। एक बार करते हैं हम इसको, P से P कैंसिल, V से V कैंसिल, तो मेरे पास ds क्या आ गया, CV dV बाई V प्लस CV dP बाई P प्लस R को मैं क्या लिख सकती हूँ, CP माइनस CV था ना, CP माइनस CV, तो CP dV बाई V आएगा माइनस CV dV बाई V। कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली। ठीक है, तो अब मेरे पास
ds क्या आएगा, ds मेरे पास आएगा cv dp बाई p प्लस cp dv बाई v। इंटीग्रेशन करना था ना, वॉल्यूम और प्रेशर की टर्म में वही टर्म्स आ रही हैं। अब इंटीग्रेशन करोगे cv, ये इंटीग्रेशन होगा s2 माइनस s1 ds 1 से 2, तो क्या आएगा P1 टू P2 लॉग सॉरी dp बाई p ही आएगा यहाँ पर, तो प्लस cp v2 v1 लॉग dv बाई v। अब क्या आएगा मेरे पास S2, अब क्या आएगा मेरे पास S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV लॉग बेस E P2 बाई P1 प्लस CP लॉग बेस E V2 बाई V1। ये तो मेरे पास एंट्रोपी आ रही है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं और m को मॉलिक्यूलर वेट ले लूं तो मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी 1 ग्राम की क्या आएगी, CV लॉग बेस E P2 बाई P1 प्लस CP लॉग बेस E V2 बाई V1। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसको बोल सकते हैं हम नेस्ट हीट लॉ। ठीक है, किसी भी उससे आ सकता है ये। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो पर, एट एब्सोल्यूट जीरो देयर इज नो थर्मल मोशन, कोई थर्मल मोशन नहीं होगा, एंड मॉलिक्यूल आर सेड टू बी इन परफेक्ट ऑर्डर। अगर मॉलिक्यूल्स परफेक्ट ऑर्डर में हैं तो रैंडमनेस नहीं होगी, डिसऑर्डर नहीं होगा, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इस केस में एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी। ये हमारे पास थर्ड लॉ है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर कोई थर्मल मोशन नहीं होगा। थर्मल मोशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, परफेक्ट ऑर्डर में होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स परफेक्ट ऑर्डर में हैं तो एंट्रोपी क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। ठीक है, केल्विन और सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, जीरो करना है इसको। तो सेल्सियस हमारे पास क्या होगा, 273 डिग्री सेल्सियस होगा जब हम 0 केल्विन की बात करेंगे। तो हमें ये पता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन जो है उसको अटेन करना इम्पॉसिबल है। हम 1 केल्विन को तो अटेन कर सकते हैं लेकिन 0 केल्विन को अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें पहले ये पता था कि एंट्रोपी और उसके अंदर क्या रिलेशन है, dq इज इक्वल टू TdS। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन ने एक रिलेशन ड्राइव किया था एंट्रोपी के अंदर, S इज इक्वल टू K लॉग W। यहाँ पर W क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है। ये आगे आप ना स्टैटिस्टिकल में पढ़ोगे 4th सेम में। यहाँ पर मैं इतना बता देती हूँ कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रोस्टेट। एक मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं, वो हमारे पास W होती है। और जब हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स जब आइडेंटिकल होंगे तो W की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, W लेस देन 0 तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, W क्या होगा, 1 होगा। अब देखो हम क्या कर रहे थे, जब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हीट जो है
अवे फ्रॉम द सिस्टम हो रही है और एंट्रोपी डिक्रीज होती जा रही है। एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है जब, ठीक है, तो हमारे पास जब एंट्रोपी डिक्रीज होगी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एट T इज इक्वल टू 0, T0 पर W क्या होगा, 1 होगा। W 1 होगा तो मेरे पास एंट्रोपी क्या होगी, S इज इक्वल टू K log W1 है, तो मेरे पास S क्या आ जाएगा, 0। तो ये प्रूफ कर दिया कि एट एब्सोल्यूट 0 पर एंट्रोपी भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 है तो वो किस में होगा, परफेक्ट ऑर्डर में होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पर 0 नहीं है तो वो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो ये सब्सटेंस है कोई, इसकी जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पर कितनी होगी, 0। ठीक है, इसको क्या किया, हीट किया, इसकी एंट्रोपी हो गई, कितनी हो गई, T टेम्परेचर पर T केल्विन। ये एंट्रोपी पहले थी, ये एंट्रोपी बाद में हुई, चेंज इन एंट्रोपी आया। चेंज इन एंट्रोपी मेरे पास क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये हमने अभी प्रूफ किया था, देखो डेल्टा एस क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल। और ये हमने अभी प्रूफ किया था कि जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पे वो कितनी होगी, 0 होगी। तो डेल्टा एस मेरे पास क्या आ गया, एस टी के। ये क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है एट अ गिवन टेम्परेचर वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन एंट्रोपी के। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन क्या हुई कि हम किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये एब्सोल्यूट ही होगी ना, चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल आ रहा है, एस टी के कि टी टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होगी वही चेंज इन एंट्रोपी होगी। तो अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की चेंज इन एंट्रोपी है एट अ T केल्विन तो हम उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।